चलिए बेटा, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं बात करूं बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एफएम में बेटा आधे से ज्यादा एफएम इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। इस चैप्टर से जो चीजें आप सीखोगे अब आने वाले चैप्टर्स के अंदर वो सारी चीजें यूज होंगी। चलिए बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट अटेम्प्ट के अंदर ये यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे जाता है। ये चैप्टर है और एक कैपिटल बजटिंग, जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल बजटिंग से तो आता ही है और यहाँ पे 95% चांस है कि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। और काफी बढ़िया चैप्टर है। आने वाले जितने भी रिमेनिंग चैप्टर है एफएम के अंदर बेटा उसमें इसी की टर्म्स को हम यूज करेंगे। तो इस चैप्टर को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। चलिए चैप्टर क्या है बेटा, पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। ये है बेटा हमारा रामलाल, और ये है बेटा हमारा श्यामलाल। श्यामलाल क्या कर रहा है बेटा? श्यामलाल रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा है। श्यामलाल का अपना रेस्टोरेंट बिजनेस है। और रामलाल और श्यामलाल दोनों आपस में बेटा कौन है? क्लोज फ्रेंड है। ये दोनों कौन है बेटा? क्लोज फ्रेंड्स है। रामलाल श्यामलाल स्कूल टाइम के फ्रेंड है बेटा, क्लासमेट रहे हैं। आज भी बहुत ही अच्छी घनिष्ठ इनके बीच में मित्रता है बेटा। श्यामलाल ने रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। रामलाल कभी कभी श्यामलाल से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता था और वहां पे बैठता था, 1-2 घंटा बातें बातें करते थे। लेकिन रामलाल ऑब्जर्व भी कर रहा था कि श्यामलाल का जो रेस्टोरेंट है ना वो काफी अच्छा चल रहा है। श्यामलाल का रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। तो उसने श्यामलाल से पूछा कि भाई आपका जो ये जो रेस्टोरेंट है आपने इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है? तो श्यामलाल ने बताया कि मैंने जो इसके अंदर कैपिटल लगा रखी है ना वो कैपिटल लगा रखी है 60 लाख रुपीस की। कितनी लगा रखी है बेटा? 60 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। श्यामलाल ने कहा कि मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और मेरे को इस बिजनेस से जो रिटर्न आ रही है ना वो रिटर्न मिल रही है 20% पर एनम। रिटर्न कितना मिल रहा है बेटा? 20% पर एनम। मींस अगर हम इसका टोटल रिटर्न टोटल इनकम निकालें तो ये 60 लाख रुपए की 20% यानी 12 लाख रुपए इसको साल का मिल रहा है। अगर मंथली कर दें तो बेटा मंथली भी श्यामलाल अपने रेस्टोरेंट बिजनेस से कितना कमा रहा है? 1 लाख रुपए। तो बेटा यहां से जो श्यामलाल का बिजनेस है वो रिटर्न तो बहुत अच्छी दे रहा है बेटा, 20% रिटर्न कम नहीं होती। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उस पर 20% क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। तो श्यामलाल ने अपने बिजनेस की सारी बातें अपने घनिष्ठ मित्र क्लोज फ्रेंड को बता दी, रामलाल को, कि उसने कैपिटल कितना लगाया हुआ है 60 लाख रुपए का और बिजनेस से रिटर्न कितना मिल रहा है 20% यानी 12 लाख रुपए साल का आ रहा है पर मंथ। श्यामलाल कितना कमा रहा है रेस्टोरेंट बिजनेस से? 1 लाख रुपए। श्यामलाल ने रामलाल को बोला, कह रहा है ये जो 20% है ना ये रामलाल ज्यादा सरप्राइज्ड मत हो आप, ये एक नॉर्मल रिटर्न है। श्यामलाल ने बोला ये क्या है? एक नॉर्मल रिटर्न है बेटा। नॉर्मल रिटर्न का मतलब अगर कोई भी इंसान बिजनेस करेगा रेस्टोरेंट बिजनेस का तो उसको इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा। श्यामलाल ने कहा मेरी एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट है ना सबको कम से कम भी 20% रिटर्न तो मिल ही रहा है। कुछ का मुझसे भी अच्छा बिजनेस चल रहा है तो उनको क्या हो रहा है 30% भी रिटर्न है, कईयों का 35% भी है, लेकिन 20 से कम किसी का भी
नहीं है। तो यानी अगर कोई नया भी अगर रेस्टोरेंट खोलेगा तो भी उसको रिटर्न कितनी मिल जाएगी? 20% की मिल जाएगी। श्यामलाल ने रामलाल को सजेशन दिया कि रामलाल एक काम कर, तू अपने एरिया में क्या कर, रेस्टोरेंट खोल ले, और तू वहां भी खोलेगा। तेरा एरिया मैंने देखा हुआ है, बहुत बार मैं तेरे घर भी आया हूं, तो तेरा भी जो एरिया है ना, वहां पे भी तेरे को आराम से 20% का रिटर्न मिल जाएगा। अब रामलाल ने बेटा श्यामलाल की बात सुनी, श्यामलाल ने उसे एडवाइस करा कि तू भी क्या कर, रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन कर ले। अब इसने सारी बातें सुनी, ये घर आके सारा दिन उसी बात को सोचता रहा कि श्यामलाल ने बोला है बिजनेस कर ले, और बिजनेस भी काफी अच्छा है, रिटर्न 20% आ रहा है, तो काफी अच्छा रिटर्न है 20। तो श्यामलाल ने भी अल्टीमेटली बेटा डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगा बेटा, डिसाइडेड टू ओपन अ रेस्टोरेंट बिजनेस। उसने भी डिसाइड करा कि वो भी क्या करेगा, अपने एरिया में रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करेगा। जब उसने ये डिसाइड करके श्यामलाल को बताया कि भाई मैंने भी डिसीजन ले लिया है कि मैं भी क्या करूंगा, रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करूंगा। श्यामलाल ने कहा देख रामलाल, एक काम कर, मेरा जो कैपिटल है वो कितने का है, 60 लाख रुपए का। लेकिन मैंने जब ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था ना, तो इनिशियल लेवल के ऊपर मैंने जो कैपिटल लगाया था, वो कैपिटल मैंने इनिशियल लेवल के ऊपर बेटा मैंने लगाया था 30 लाख रुपए। कितना लगाया था, 30 लाख रुपए का। फिर जैसे जैसे मेरा रेस्टोरेंट चलना शुरू हुआ, कस्टमर ज्यादा आए, तो मैंने स्पेस बड़ा ले लिया, स्टाफ बढ़ा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया। बट मैंने जो स्टार्टिंग करी थी वो कितना कैपिटल लगा के करा था, 30 लाख रुपए का। तो श्यामलाल ने एडवाइस करा कि रामलाल, अगर आप बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो तो कम से कम 30 लाख रुपए से क्या करना, इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करना। रामलाल ने कहा ठीक है। अब बेटा रामलाल ने ये डिसाइड कर लिया कि वो ओपन क्या करेगा, रेस्टोरेंट बिजनेस। और इस रेस्टोरेंट बिजनेस को ओपन करने के लिए बेटा रामलाल को फंड कितना चाहिए, 30 लाख रुपए। अब बेटा ये रामलाल के पास 30 लाख रुपए आएंगे कहां से, 30 लाख रुपए आएंगे कहां से? तो बेटा अगर आप में से भी कोई बच्चा रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करने के बारे में सोच रहा है, भले ही वो स्मॉल स्केल पे ओपन करे, बट स्मॉल स्केल में भी ओपन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और बेटा वो कैपिटल आपको कहां से मिलेगी, पेरेंट से। तो रामलाल ने भी देखा कि उसको बिजनेस में कितना पैसा चाहिए बेटा, 30 लाख रुपए। और ये फंड रामलाल को कहां से मिल सकता है, फादर से। रामलाल ने कहा पापा से बात करूंगा, पापा को समझाऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करना चाहता हूं। रामलाल ने मूड बना लिया, डिसाइड कर लिया कि अब वो फादर से क्या करेगा, डिस्कशन करेगा इसके बारे में। रामलाल गया अपने फादर के पास और फादर से बोला कि मेरे को क्या करना है, रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन करना है, इसके लिए मुझे 30 लाख रुपए की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे 30 लाख रुपए दे दो। क्या बेटा फादर, रामलाल के जो फादर हैं, वो सिर्फ इतनी बात सुनकर कि रामलाल ने बोला उसको रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करना है और उसके लिए 30 लाख रुपए चाहिए, क्या इतनी बात सुनकर बेटा रामलाल के फादर रामलाल को 30 लाख रुपए दे देंगे? नहीं सर, सर फादर तो बहुत सारे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। फादर के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे बेटा तू जो रेस्टोरेंट बिजनेस ओपन करने के बारे में बोल रहा है, ये बिजनेस तू ओपन कहां पे करेगा, कितना बड़ा स्पेस लेगा, कितने स्टाफ रखेगा, और अल्टीमेटली सारी बात छोड़, रेस्टोरेंट से कमाई कितनी होगी, इनकम कितनी होगी। तो पापा तो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो रामलाल ने बेटा सब क्वेश्चन का जवाब दिया, कहां बिजनेस खोलेगा, कितना बड़ा प्रीमाइसिस होगा, कितना स्टाफ रखेगा, और साथ साथ बता दिया पापा को कि पापा ये जो आप दे रहे हो ना कैपिटल, इस पे मेरे को रिटर्न मिलेगा, इस पे मुझे रिटर्न मिलेगा कितना, 20% का। मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा, 20%। अब आप बताओ बेटा क्या 20% की रिटर्न कम होती है? नहीं सर, बहुत अच्छा रिटर्न है। तो फादर को भी लगा 20% रिटर्न है, तो फादर ने पूछा भाई कैसे लगाया तूने 20% रिटर्न मिलेगा? तो वो लेके चला गया फादर को, कहां पे, श्यामलाल के रेस्टोरेंट पे। श्यामलाल ने सारी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रीवियस ईयर के खोल के दिखा दिए
और दिखा दिया कि रिटर्न कितना आ रहा है 20% का। तो फादर को रियलाइज हो गया कि अगर मेरा बेटा रामलाल भी बिजनेस ओपन करेगा तो वो कितना रिटर्न कमा लेगा 20%। अब बेटा जब फादर सेटिस्फाइड हो गए तो बेटा ये फादर जो फंड रिक्वायर्ड था 30 लाख रुपए किसको दे देंगे रामलाल को। अब रामलाल को ये 30 लाख रुपए का बेटा कैपिटल मिल गया, फंड मिल गया। अब वो इस कैपिटल को बेटा कहां लगा देगा, कहां पे लगा देगा बिजनेस के अंदर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रामलाल को जो ये कैपिटल उसके फादर से मिली, जो कैपिटल ये 30 लाख रुपए उसके फादर से मिली और उसने इस कैपिटल को रेस्टोरेंट बिजनेस में लगा दिया, क्या बेटा इस कैपिटल की कोई कॉस्ट है, क्या इस कैपिटल की कोई कॉस्ट है बेटा बताइए। बिल्कुल है बेटा, रामलाल के लिए नहीं है, रामलाल को तो ये पैसा पापा से फ्री में मिला है और उसने बिजनेस में लगा दिया। लेकिन पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर पापा रामलाल को बिजनेस करने के लिए ये पैसा 30 लाख रुपए नहीं देते तो फादर 30 लाख रुपए को कहां इन्वेस्ट करते, बैंक में। और बैंक से क्या मिलता बेटा, इंटरेस्ट मिलता। मान लो बेटा बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो बेटा बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आ रहा है बेटा 8%। बैंक इंटरेस्ट कितना दे रहा है 8%। तो बेटा अगर पापा ने पैसा रामलाल को दिया बिजनेस करने के लिए तो वो पैसा 30 लाख रुपए पापा कहां से निकालेंगे, अपनी सेविंग से। और सेविंग कहां पे रखी होती है बेटा, बैंक के अंदर। तो बैंक से 30 लाख रुपए निकलेगा तो 30 लाख रुपए के ऊपर बेटा 8% से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल बिजनेस में लगी है ना बेटा, इस कैपिटल की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगी। और वो कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा पापा को 8%। अब एक बात सोचो, पापा ने बेटा, क्या पापा ने 20% का रिटर्न सुनते ही पैसा दे दिया होगा, नहीं। पापा ने देखा कि अगर मैं रामलाल को पैसा नहीं देता तो ये पैसा कहां रखेंगे, बैंक में। और बैंक कितना देगा बेटा 8%। तो बैंक से इनकम है 8%। अगर इस पैसे को बैंक में ना रख के रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर दें तो वहां से रिटर्न कितनी आ रही है 20%। तो फादर ने देखा कहां पे इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, रेस्टोरेंट में। क्यों, क्योंकि वहां से रिटर्न क्या आ रही है बेटा, ज्यादा आ रही है। तो फादर ने बेटा क्या अप्लाई कर दिया, फादर ने अप्लाई करा बेटा कॉस्ट रिटर्न एनालिसिस। फादर ने क्या करा बेटा यहाँ पे कॉस्ट रिटर्न एनालिसिस, कि अगर हम इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी और बिजनेस से हमको रिटर्न कितना आएगा। तो फादर ने देखा अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करें बिजनेस में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है 8%, और बिजनेस से रिटर्न कितना है बेटा 20%। तो रिटर्न क्या है, बहुत ज्यादा है कॉस्ट से। तो देन पापा ने जब सारा एनालिसिस करा होगा, इस एनालिसिस के बेस के ऊपर डिसीजन लिया होगा कि वो फंड क्या करेंगे, रामलाल को प्रोवाइड कर देंगे। तो रामलाल को जो फंड प्रोवाइड हुआ बेटा उसकी भी कॉस्ट है या नहीं है, सर बिल्कुल कॉस्ट है। और वो कॉस्ट बनेगी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेटा आप कैपिटल में, आप कैपिटल को इन्वेस्ट करो, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए। आप वो कैपिटल अपने पापा से लो, मम्मी से लो, भैया से लो, भाभी से लो, दीदी से लो, जीजू से लो, कहीं से भी अरेंज करो, बेटा उस कैपिटल की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट जरूर होगी। और बेटा उसी कैपिटल की कॉस्ट को क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको हर एक कैपिटल की बेटा यहां पर क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां तक कोई डाउट है बेटा किसी को, चलिए यहां तक कोई डाउट नहीं है। चैप्टर का नेम क्लियर हो गया बेटा, चैप्टर का नेम है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए कुछ चीजें और देखते हैं बेटा यहाँ पे। ये तीन बेटा दोस्त हैं, ये तीन दोस्त है बेटा हमारे।
आपस में। इनके नाम है बेटा मोहनलाल, सोहनलाल और रोहनलाल। तीन दोस्त, तीनों ने क्या करा बेटा, 12th स्टैंडर्ड पास करी और एक कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग ले लिया। और उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद बेटा इन्होंने के पास 5 लाख रुपए इन्होंने वहां से कमा लिए तीनों ने। तीनों के पास आज की डेट में कितना पैसा है बेटा, 5 लाख रुपए। ये इन तीनों की अपनी अपनी सेविंग्स है जो इन्होंने किसी एक कंपनी के अंदर जॉब करके अर्न करी है। तीन दोस्त, तीनों ने एक कंपनी ज्वाइन करी और 5-5 लाख रुपए उस कंपनी से कमा के अपना सेविंग कर लिया। और ये जॉब इन्होंने 12th पास आउट करते ही कर ली थी ज्वाइनिंग, क्योंकि आज की डेट पे बेटा जॉब क्या है, बच्चा अपने स्वाभिमान के लिए करता है कि 12th पास कर ली, घर से पैसे नहीं लेंगे, तो वो इसके लिए पहले क्या करना शुरू कर देता है, जॉब। इन्होंने अंदर भी कुछ ज्यादा स्वाभिमान जाग गया, इनका सेल्फ डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई। इन्होंने कहा नहीं, अब इंडिपेंडेंट रहना है, फादर पे डिपेंड नहीं करना। जॉब करी, 5-5 लाख रुपए इन्होंने कमा लिए। अब ये तीनों बैठ के सोच रहे हैं कि तीनों के पास 5-5 लाख रुपए हैं, अब इस 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट कहां करें। ये तीनों सोच रहे हैं कि 5-5 लाख रुपए तो कंपनी से कमा लिए, अब इस 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहां पे करें। अब जो मोहनलाल है ना बेटा, ये बहुत ही ज्यादा डरपोक इंसान है। मोहनलाल कौन है बेटा, बहुत ही ज्यादा डरपोक। ये कहता है कि मैं अपनी कैपिटल को, अपनी सेविंग को, मैं अपनी कैपिटल, ये जो 5 लाख रुपए या सेविंग बोल दूं, इस सेविंग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां पर मेरा कैपिटल अमाउंट भी सेफ रहे और उस पे मिलने वाली अर्निंग भी मेरे को क्या रहे, सेफ रहे। यानी ना तो मेरा कैपिटल डूबे और ना ही उस पे मिलने वाली अर्निंग डूबे। तो ये बेटा बहुत ही डरपोक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ये हमारे पास आया और हमसे पूछता है कि बताओ ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहां पर इन्वेस्टमेंट करने से ना तो कैपिटल का लॉस होने का कोई रिस्क है और ना ही अर्निंग के लॉस होने का कोई रिस्क है। तो बेटा हमने इसको एडवाइस करा कि आप क्या करो, डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। आप किसी भी कंपनी के क्या खरीद लो, डिबेंचर। क्योंकि बेटा कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर इशू करने से पहले वो प्रोस्पेक्टस में बताती है कि डिबेंचर का रिडम्पशन कब होगा। और आपको पता है बेटा डिबेंचर का रिडम्पशन या तो पार पे होता है या प्रीमियम पर होगा। अब बेटा पार पे हो या प्रीमियम पे हो, तो जो इन्वेस्टमेंट हमने करा है वो पैसा तो डूब नहीं सकता। प्रीमियम पे ना भी करे, पार पे करे, तो जितना हमने इन्वेस्ट करा है हमारा कैपिटल सारा मिलेगा। और साथ साथ बेटा डिबेंचर के केस में कंपनी बाउंड होती है डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। तो हमने इससे बोला आप डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ऐसा करने से आपका कैपिटल भी पूरा सेफ रहेगा और उसमें मिलने वाला रिटर्न अर्निंग भी आपकी सेफ रहेगी। अब बेटा सोहनलाल, ये मोहनलाल से थोड़ा सा कम डरपोक है। जो हमारा सोहनलाल है वो मोहनलाल से थोड़ा सा कम डरपोक है। इसने आके हमें बोला कि ये जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, रेडी है, जहां पर इसका कैपिटल का तो लॉस ना हो। यानी इसने जो मेहनत करके पैसा कमाया है ना, ये कह रहा है इस पैसे में मुझे कोई भी लॉस नहीं चाहिए। हाँ, इस पर मिलने वाली अर्निंग अगर कभी डूब भी जाए तो मेरे को ज्यादा गम या नुकसान नहीं होगा, मैं उस नुकसान को बियर करने के लिए रेडी हूं। तो बेटा यहां पर देखो मोहनलाल ने तो क्या करा था, मोहनलाल ने तो कहा मेरे को तो कैपिटल भी सेफ चाहिए और उसमें मिलने वाली इनकम भी सेफ। लेकिन हमारा सोहनलाल क्या कह रहा है, सिर्फ कैपिटल सेफ हो जाए, उसमें मिलने वाली अर्निंग अगर अनसेफ भी है तो भी काम चल जाएगा। तो हमने इसको सजेशन दिया कि आप एक काम करो, आप किसी भी कंपनी के ना प्रेफरेंस शेयर खरीद लो। किसी भी कंपनी के क्या करो,
प्रेफरेंस शेयर खरीद लो। अब आपको पता है बेटा, कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो पहले उसके लिए प्रोस्पेक्टस लेके आती है, और प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कब होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर बेटा मैक्सिमम 20 साल की लिमिट दी गई है कि हर एक कंपनी को 20 साल के अंदर अंदर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना मैंडेटरी है बेटा। तो कंपनी बता देगी कि कब वो अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करेगी, और प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन भी बच्चों या तो पार पे होता है या फिर प्रीमियम पे। प्रीमियम छोड़ो, अगर पार पे भी हो गया तो इट मींस अगर ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपए, ये सारा रिडम्पशन के टाइम पे वापसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मींस प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्टमेंट करना क्या है, कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेफ है। बट प्रेफरेंस शेयर को बेटा डिविडेंड कब मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? जब प्रॉफिट होता है। लेकिन जिस ईयर में लॉस हो गया तो उस ईयर में उसको प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यानी यहां पर बेटा इनकम की सर्टेनिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। और हमारे सोहन लाल ने बोला भी यही था कि वो कैपिटल को सेफ चाहता है, अर्निंग सेफ हो चाहे ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने उसे सजेशन दिया कि आप इन्वेस्टमेंट कहां करो, प्रेफरेंस शेयर के अंदर। अब हमारे बात आ गई बेटा रोहन लाल की। ये बिल्कुल ही बेटा क्या है, निडर है, ये दिलेर पर्सन है। ये कहता है मैं रिस्क लेने से नहीं डरता। इसने कहा मैं अपनी कैपिटल का भी रिस्क ले सकता हूं और कैपिटल पे मिलने वाली अर्निंग का भी रिस्क ले सकता हूं। तो मींस ये कौन है बेटा, रिस्क टेकर है। तो हमने इसको एडवाइस करा कि आप एक काम करो, किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद लो। क्योंकि इक्विटी शेयर आपने खरीदा तो बेटा आपको पता है इक्विटी शेयर की वैल्यू मार्केट में डेली बेसिस के ऊपर क्या करती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो अगर बढ़ गई तो फायदा हो गया, डाउन हो गई तो लॉस। और साथ साथ बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रॉफिट में से पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को देने के बाद प्रॉफिट बच जाएगा। कब मिलेगा बेटा इक्विटी वाले को डिविडेंड? जब पहले तो प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट में से भी पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया जाएगा, जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से उनको क्या होगा, इक्विटी डिविडेंड मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ लॉस डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर प्रॉफिट कम है, सारा का सारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने में निकल गया तो भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर बेटा इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपका कैपिटल भी अनसेफ है और उस पे होने वाली अर्निंग भी क्या है, अनसेफ है। तो जब ये इतना रिस्क लेने के लिए रेडी था तो हमने इसे बोल दिया कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करो, इक्विटी शेयर के अंदर। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पे हमारे मोहन लाल ने तो कोई भी रिस्क नहीं लिया। उसने कहा कैपिटल भी सेफ चाहिए और उस पे होने वाली इनकम भी, रिटर्न भी सेफ। अब बेटा हमारा मोहन लाल कोई रिस्क ले ही नहीं रहा, नो रिस्क बेटा। तो बेटा आप ये बताओ, जो पर्सन ज्यादा रिस्क लेता है तो उसका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो बेटा ये सबसे कम रिस्क ले रहा है, तो लेट से अगर इसको रिटर्न मिल रही है 8%, तो आप मुझे बताओ बेटा ये जो हमारा सोहन लाल है, इसने मोहन लाल से ज्यादा रिस्क लिया है? क्योंकि इसने कैपिटल को सेव करा है, इनकम को सेव नहीं करा। तो सोहन लाल ने मोहन लाल से क्या कर रखा है बेटा, ज्यादा रिस्क ले रखा है। जब रिस्क ज्यादा लेगा तो बेटा ये रिटर्न भी क्या चाहेगा, ज्यादा। अब इसको रिटर्न चाहिए कितनी बेटा, 10%। इसको रिटर्न कितनी चाहिए थी, 8%। और इसको रिटर्न कितनी चाहिए बेटा, 10%। क्योंकि इसने रिस्क क्या करा हुआ है, मोहनलाल से ज्यादा लिया है। ज्यादा रिस्क ले रहा है तो रिटर्न भी मोहनलाल से क्या चाहेगा, ज्यादा। अब बेटा बात करें रोहनलाल की, तो रोहनलाल ने तो सोहनलाल से भी ज्यादा रिस्क लिया है। इसने कहा मेरा कैपिटल भी अनसेफ है और उस पे होने वाली रिटर्न और इनकम अर्निंग भी क्या है, अनसेफ है। तो इसने कहा मेरे को सोहनलाल से ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो इसने कहा कम से कम मुझे रिटर्न कितना चाहिए, 12%। तो बेटा अब आप ध्यान से देखना, आपने कभी अकाउंट्स में नोटिस ही नहीं करा
कि अकाउंट्स के अंदर जो डिबेंचर का रेट होता है ना, वो बेटा हमेशा प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी से कम होगा। डिबेंचर के रेट से ज्यादा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट, और प्रेफरेंस डिविडेंड से ऑलवेज ज्यादा होगा इक्विटी डिविडेंड का रेट। कभी भी चेकआउट करना, अगर कभी नहीं करा आप लोगों ने तो आज से बेटा चेक करना। हमेशा डिबेंचर का इंटरेस्ट कम होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा होगा, और इक्विटी का उससे भी ज्यादा होगा। उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, कि डिबेंचर होल्डर ने कोई भी रिस्क नहीं लिया होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने एक रिस्क लिया है अर्निंग का। तो जब वो डिबेंचर से ज्यादा रिस्क उठा रहा है तो बेटा वो रिटर्न भी क्या चाहेगा, ज्यादा। और इक्विटी वाला तो प्रेफरेंस से ज्यादा भी रिस्क लेता है तो वो रिटर्न भी कितनी चाहेगा बेटा, ज्यादा चाहेगा। यहां तक कोई डाउट बेटा? चलिए बेटा, अब मैंने आपको दो चीजें बताई। एक तो मैंने आपको बताया बेटा कि कहीं कोई भी पैसा, कोई भी कैपिटल आप यूज करोगे बिजनेस में तो उस कैपिटल की क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट जरूर होगी। फिर मैंने आपको बताया बेटा तीन तरीके के लोग होते हैं, एक तो बहुत ज्यादा डरपोक, एक नॉर्मल और एक निडर जो डरते ही नहीं है। तो बेटा उनका रेट एक्सपेक्टेशन कितना होगा वो आपको समझ में आ गया। अब बेटा स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन चैप्टर। अभी तक तो हम इसके सराउंडिंग मीनिंग पे ही घूम रहे थे। अब हम आ रहे हैं बेटा अपने मेन चैप्टर के ऊपर। हमारे जो चैप्टर का नाम है बेटा वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने चैप्टर के नाम को समझा कि चैप्टर का नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों है। हमने चैप्टर के नेम को समझा, और साथ साथ बेटा एक चीज और समझना, यहां पर बेटा जो मोहनलाल है वो उसका एक्सपेक्टेशन था कितना बेटा, 8% का। वो चाहता है कि कंपनी से उसको कितना मिल जाए, 8%। अब 8% अगर डिबेंचर होल्डर को मिल रहा है तो बेटा हमारा जो सोहनलाल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो तो उससे ज्यादा ही चाहेगा, तो उसका एक्सपेक्टेशन कितना है, 10%। और इक्विटी वाले ने उससे भी ज्यादा रिस्क लिया हुआ, उसका एक्सपेक्टेशन कितना है, 12% है। उनका एक्सपेक्टेशन कितना था, 12% था बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी एक्सपेक्टेशन 8% है, अगर कंपनी इसको 8% दे दे तो उसके लिए तो रिटर्न है 8%, बट कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। इसी तरह से कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% का रिटर्न दे दे उसके लिए तो इनकम है, बट कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर को 12% का अगर रिटर्न दिया उसके लिए तो इनकम है, कंपनी के लिए कॉस्ट है बेटा। तो हर कैपिटल की कुछ ना कुछ क्या होगी, कॉस्ट होगी यहां पर। चलिए बेटा अब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये एक पर्सन है बेटा और इसका नाम है बेटा रामलाल। इसका नाम है बेटा रामलाल। रामलाल बेटा सोच रहा है किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। रामलाल सोच रहा है कि वो क्या करे, कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस खोले। तो उसने देखा आजकल गर्मियां आने वाली है, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी बढ़ेगी, एसी की। घर में भी चाहिए, ऑफिस में भी चाहिए, क्लासरूम में भी चाहिए, सब जगह हमारे को एसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसने कहा मैं एसी मैन्युफैक्चरिंग का क्या करूंगा, बिजनेस स्टार्ट करूंगा। रामलाल ने डिसाइड कर लिया कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेगा बेटा वो किसका करेगा, एसी का, एसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब बेटा इसने देखा अगर एसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर इसको स्टार्ट करना है तो बेटा उसको एक लैंड एंड बिल्डिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी, साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, और बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। मींस इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना है, चाय का पेमेंट करना है लेबर की, और भी जो छोटे मोटे डेली एक्सपेंसेस होते हैं स्टेशनरी का, उन सबको इसने एस्टिमेट करते हुए फंड का कैलकुलेशन करा, और इसने देखा फंड चाहिए बेटा कितना, 5 करोड़ रुपए। एसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटा इसको फंड कितना चाहिए, 5 करोड़ रुपए। ये 5 करोड़ रुपए का बेटा जो इसने एनालिसिस करा है वो ध्यान में रखते हुए करा है, किसको, अपने कॉम्पिटिटर को भी। क्योंकि जैसे ही ये एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करेगा तो बेटा ऑलरेडी जो एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी जो मार्केट में है वो इसके कॉम्पिटिटर बनेंगे या नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। लाइक ओ जर्नल है, डाइकिन है, वोल्टास, एलजी, सैमसंग, पैनासोनिक, बहुत सारे आते हैं।
तो उन सबको ये कंपटीशन दे सके, उसी अकॉर्डिंग से इसने डिसाइड करा कि लैंड एंड बिल्डिंग कितना चाहिए, कितना मेरे को प्लांट मशीनरी चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, और सारा फंड कैलकुलेट करने के बाद इसने सबको ऐड करा और टोटल फंड रिक्वायर्ड निकल कर आ गया कितना, 5 करोड़ रुपए। अब आप बताओ बेटा, ये रामलाल एक इंडिविजुअल इंसान बैठ के सोच रहा था एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिजनेस ओपन करने का, और इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की चाहिए। क्या बेटा रामलाल के पास ये 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं। रामलाल सोच रहा है अगर मैं अपने फादर के पास भी चला गया तो फादर के पास भी 5 करोड़ रुपए नहीं होंगे। अब रामलाल बेचारा थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, उदास हो गया, निराश हो गया। इसने कहा कि पहले जब हम रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में सोच रहे थे तो 30 लाख रुपए का फंड तो पापा ने दे दिया था, लेकिन जब इसने सोचा कि अगर मैं एसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन कर दूं तो बेटा फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ के कितनी हो गई, 5 करोड़ रुपए। क्या आप बताओ बेटा रामलाल के फादर के पास इतना बड़ा कैपिटल होगा? क्या होगा? नहीं सर, इतना बड़ा कैपिटल नहीं होगा। तो रामलाल उदास हो गया, कह रहा है पापा के पास भी इतना पैसा नहीं है, भैया के पास भी नहीं है, दीदी के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो ये कह रहा है अब मेरा बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। ये बेचारा उदास हो के जा रहा था, तभी रास्ते में बेटा एक और पर्सन मिला, और ये है बेटा सीएम में श्यामलाल। इसकी मुलाकात हो गई बेटा किससे, सीएम में श्यामलाल से। रामलाल रोता हुआ जा रहा था, श्यामलाल भी उसी रास्ते से जा रहा था। श्यामलाल ने देखा पता नहीं अकेला रोड पे चल रहा है, आंखों में आंसू, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। श्यामलाल ने अपनी गाड़ी रोकी, सीएम में गाड़ी तो होगी, गाड़ी रोकी अपनी और इसको पूछा भाई साहब क्या हो गया। तो रामलाल ने दुखी मन से बताया कि मैं सोच रहा था एसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने का, और उसके लिए पैसा कितना चाहिए, 5 करोड़ रुपए। कह रहा है मेरे पास, मेरे पापा के पास, भैया के पास, हम जितने भी लोग हैं सबकी सेविंग भी अगर हम जोड़ देना तो भी इतना पैसा नहीं है, तो मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। बस मुझे इसी चीज का क्या है, दुख है, अफसोस है। सीएम में श्यामलाल ने कहा आपको दुख किस चीज का है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा। इस सीएम में श्यामलाल ने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं आपके बिजनेस को स्टार्ट कराने में। तो रामलाल ने पूछा सर आप मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो। तो सीएम में श्यामलाल ने बोला कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो ना, उस बिजनेस को आप एक कंपनी बनाकर स्टार्ट करो। आप क्या करो, एक कंपनी बनाकर क्या करो, बिजनेस स्टार्ट करो। और कंपनी का नाम कुछ अट्रैक्टिव सा रखना, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है जब मार्केट में आए तो आपको थोड़ा सा ब्रांड नेम बनाने में आसानी रहे। तो सीएम में श्यामलाल ने इसको सजेस्ट कर दिया कि आप एसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने जा रहे हो, मतलब एसी प्रोड्यूस करोगे, तो आप अपनी कंपनी का नाम लगना सुपर एडवांस कूलिंग एसी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या रखना आप, सुपर एडवांस कूलिंग एसी प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां से कंपनी के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंपनी क्या बना रही है, एसी बना रही है, और एसी भी कौन सी टेक्नोलॉजी का है, सुपर एडवांस है। तो आपको सुपर एडवांस कूलिंग का भी क्या मिलेगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसने कहा कि आप ये जो बिजनेस करना चाहते हो ना, इस बिजनेस के लिए आप एक कंपनी ओपन करो, और कंपनी का नाम भी सीएम ने सजेस्ट कर दिया, सुपर एडवांस कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब रामलाल ने पूछा कि कंपनी बना दी, सर कंपनी बनाने के बाद ये पैसा आएगा कहां से। तो सीएम ने जवाब दिया ये जो फंड है ना, अगर आपने कंपनी बना दी तो कंपनी अपने ही रिक्वायर्ड फंड को रेस कर सकती है। रेस कर सकती है कहां से, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके, डेट प्लस लोन को रेस करके, और साथ साथ कभी कभी कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग को भी यूज कर लेती है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। बट सीएम ने कहा आपके पास तो अभी न्यूली कंपनी ओपन करने जा रहे हो, तो कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग तो होगी ही नहीं। तो आपको जो 5 करोड़ रुपए चाहिए, आपको जो 5 करोड़ रुपए चाहिए,
वो 5 करोड़ रुपए बेटा आपके पास कहां से आएंगे? तो उसने जवाब दिया कि आप क्या करना, कंपनी बनाओ और कंपनी अपने रिक्वायर्ड फंड को रेज कर सकती है। कहां से बेटा? इक्विटी फंड से, प्रेफरेंस फंड से और डेट फंड से। फिर श्यामलाल ने बोला कि एक काम करना, आपको 5 करोड़ चाहिए ना, अब आपके सामने मैंने ये तो बता दिया कि ये 3 सोर्स हैं जहां से कंपनी अपने रिक्वायर्ड फंड को रेज कर सकती है। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि 5 करोड़ में से इक्विटी से कितना रेज करें, प्रेफरेंस से कितना रेज करें और डेट से कितना रेज करें। तो श्यामलाल ने कहा एक काम करना, आप 2.5 करोड़ रुपए का फंड रेज करना। कहां से? इक्विटी से। आप 1.5 करोड़ का फंड रेज करना। कहां से? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। और 1 करोड़ रुपए का आप फंड रेज कर लेना। कहां से? डेट से। तो आपका ये टोटल 5 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा यहां पे। अब बेटा साथ साथ सीएमए ने यह भी बोला कि ये जो लोग आपका इक्विटी शेयर खरीदेंगे, प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे, डिबेंचर खरीदेंगे और बदले में आपको पैसा मिलेगा, तो ये पैसा वो लोग आपको फ्री में नहीं देंगे। उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो उसने कहा कितनी एक्सपेक्टेशन होगी? तो श्यामलाल ने बोला मार्केट में अभी कोई भी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है ना, तो सारी कंपनियां डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है 8% का, तो आपको भी मिनिमम 8% तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उसने कहा यहां पर जो कॉस्ट है वो डिबेंचर की कितनी होगी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा? 8%। फिर ये जो आप फंड रेज करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू, तो सारी कंपनियां मार्केट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है 10% का, तो आपको भी कितना देना पड़ेगा? 10%। और इक्विटी शेयर होल्डर से जो फंड रेज करोगे, सारी कंपनी बेटा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है कितना? 12%। तो आपको भी ये रिटर्न उनको देना पड़ेगा। तो यानी जो भी कंपनी में आपके डिवेंचर होल्डर बनेंगे, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनेंगे, जो इक्विटी शेयर होल्डर बनेंगे, उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी और उस एक्सपेक्टेशन को आपको पूरा करना पड़ेगा। अब सीएम में श्यामलाल ने पूछा कि सर ऐसे करने से आपका जो रिक्वायर्ड फंड था वो रेज हो गया, साथ साथ आपको उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में पता लग गया। अब श्यामलाल ने पूछा कि सर ये लो मान लो 5 करोड़ रुपए आ गया, अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, अब आप मुझे बताओ आपके बिजनेस से आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी मिलेगी? श्यामलाल ने क्या पूछा बेटा कि सर आप इस कंपनी बनाकर, ये मेथड है जहां से आप फंड रेज कर सकते हो, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से और डिवेंचर से। उसने सजेशन दे दिया श्यामलाल ने कि इक्विटी से फंड ज्यादा लेना, प्रेफरेंस से उससे कम और डेट से उससे भी कम रखना। तो उसने अमाउंट भी बता दिया, साथ साथ जो जो पर्सन खरीदेगा डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी वो भी बता दी। फिर वो कह रहा है कि सर ये फंड रेज हो गया, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप ये बताओ बिजनेस से आपको रिटर्न कितना मिलेगा? आप ये 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो बिजनेस में, आप ये बताओ इस बिजनेस से आपको रिटर्न कितना मिलेगा? तो रामलाल ने बोला कि सर मैंने ना पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करा है और मैंने देखा है सारी कंपनी को जो रिटर्न मिल रहा है ना वो 10.10% का मिल रहा है। मैंने पूरी मार्केट में जितनी भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सबका डेटा निकाला, सबका एनालिसिस करके मैंने एवरेज निकाला और एवरेज रिटर्न सबको कितना मिल रहा है? 10.10%। तो सर मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि इतना तो रिटर्न मुझे भी मिलेगा। अब सीएमए ने कहा सर ये तो आपको रिटर्न मिलेगा आपको जब बिजनेस स्टार्ट करोगे। अब आप ये देखो कि आपने ये जो 5 करोड़ रुपए रेज करे हैं ना, इनकी कुछ एक्सपेक्टेशन भी थी अपने फंड के ऊपर, क्या वो एक्सपेक्टेशन इस रिटर्न से पूरी हो पाएगी? क्या वो एक्सपेक्टेशन इस रिटर्न से पूरी हो पाएगी? अगर इस रिटर्न से पूरी नहीं हो पाई तो बेटा वो आपसे अपना पैसा वापस ले लेंगे, और अगर उन्होंने वापसी लिया तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा।
क्योंकि बेटा जो डिवेंचर होल्डर है उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसने जो भी पैसा इस सुपर एडवांस पूलिंग एसी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करा है उसको उस पर रिटर्न कितना चाहिए, 8%। अगर उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिल रहा तो वो पैसा वहां से विड्रॉ करके किसी और कंपनी में लगा देगा। तो जब वो पैसा वापसी निकालेगा अपना तो आपके पास फंड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपको उनका फंड लौटाना पड़ेगा। तो आप पहले चेकआउट करो, ये 5 करोड़ रुपए के ऊपर आपको कॉस्ट कितनी आ रही है। आप क्या चेकआउट करो, 5 करोड़ रुपए के ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर इस कॉस्ट से रिटर्न कम है तो इसका मतलब आप इस कॉस्ट को पूरा नहीं कर पाओगे, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करा तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं होगा, वेरी शॉर्ट टर्म में बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आप एक काम करो, पहले आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न तो बता दिया 10.10, आप कॉस्ट भी निकालो कि इस फंड की 5 करोड़ की कॉस्ट कितनी है। याद करो बेटा, याद करो, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पापा ने बेटा, रामलाल के फादर ने 30 लाख रुपए उसे तब दिए थे जब उन्होंने भी रिटर्न और कॉस्ट का क्या करा था, एनालिसिस करा था। बेटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें कॉस्ट रिटर्न क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो सीएमए ने भी एडवाइस दे दी, सीएमए श्यामलाल ने भी एडवाइस दे दी रामलाल को कि आप भी क्या करो, कॉस्ट और रिटर्न का एनालिसिस। आपने रिटर्न तो निकाल ली 10.10% की, पहले इस 5 करोड़ की क्या निकालो, कॉस्ट भी निकालो। अगर ये कॉस्ट इस रिटर्न से कम है तो बिजनेस स्टार्ट करना, अगर ये कॉस्ट ज्यादा है तो बिजनेस स्टार्ट मत करना, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद आपकी रिटर्न कम होगी और उस रिटर्न से आप ये कॉस्ट मींस एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाओगे। अगर शेयर होल्डर की, डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो वो आपसे अपना पैसा वापस ले लेंगे और पैसा वापसी लेते ही बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहां पर सीएम में उसको एडवाइस कर रहा है किसके बारे में बेटा, कॉस्ट रिटर्न एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में बेटा, कॉस्ट रिटर्न एनालिसिस के बारे में। अब बेटा रिटर्न तो निकल कर आ गई 10.10%। कॉस्ट बताओ बेटा, कॉस्ट कितनी होगी, बताइए कॉस्ट कितनी होगी। अब बेटा यहां पर सीएम में श्यामलाल ने बोला कि सर इस 5 करोड़ की क्या निकालो, कॉस्ट निकालो। तो बेटा यहां पर कॉस्ट अगर हम देखें तो यहां पर तो सर हमारी कॉस्ट तो डिफरेंट है। सर इक्विटी शेयर होल्डर की तो एक्सपेक्टेशन 12% है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की 10% है और सर डिवेंचर होल्डर की 8% है। सर हम किससे कंपेयर करें, सर आपने जो पहले एग्जांपल लिया था, रामलाल जब रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा था तो सर वो सारा पैसा फादर से ले रहा था और फादर ने देखा था उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 8% की। तो वहां पे तो सर डिसीजन लेना आसान था क्योंकि एक ही क्या था हमारे पास, एक ही कॉस्ट थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमने कंपेयर कर लिया था रिटर्न को। बट सर यहां पर तो हमारे पास कितनी कॉस्ट है, सर 3 कॉस्ट है हमारे पास, एक 12%, 10%, 8%। तो बेटा अब हमें क्या करनी है, इस पूरे 5 करोड़ की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये किस में मिलेगा, 5 करोड़ पे। तो बेटा कॉस्ट भी कितने की निकालनी पड़ेगी, 5 करोड़ की निकालनी पड़ेगी। अब हमें कॉस्ट निकालनी है बेटा, कैसे निकालें। तो बेटा हमारे पास एक से ज्यादा कॉस्ट है, 12% भी है, 10% भी है और 8% भी है। तो बेटा हमारे पास एक से ज्यादा कॉस्ट है, हम क्या करें। तो बेटा हमारे पास मैथमेटिक्स कहता है जब भी आप कहीं पे फंस जाओ तो क्या अप्लाई कर देना, एवरेज। क्या अप्लाई कर देना, एवरेज। तो बेटा यहां से हमने अप्लाई करा एवरेज कॉस्ट। देखो ये कॉस्ट कितनी है, 12%, दूसरी कॉस्ट है 10% और तीसरी 8%, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3, कितना आ गया ये 10%। ये जो हमने एवरेज करा है बेटा ये हमारा सिंपल एवरेज है। हमने तीनों जो रेट्स है उनको ऐड करा और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। अब देखो यहां से कॉस्ट कितनी आई, 10%। अब जरा चेकआउट करो क्या ये कॉस्ट सही है,
अब ध्यान से देखो तो बेटा 2.5 करोड़ के ऊपर हमें कितना देना है? 12%। निकालना बेटा, निकालना 2.5 करोड़ का 12%। कितना आ गया सर? 30 लाख रुपए तो हमारे को देना पड़ेगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर का निकालो बेटा 15 लाख रुपए और डिवेंचर का 8 लाख रुपए। सर हमारे को टोटल कॉस्ट आएगी ये तुम्हारा कितना हो गया? 53 लाख। सर 53 लाख आएगा 5 करोड़ के ऊपर। तो बेटा अगर हम यहाँ से कॉस्ट निकालें तो 5 करोड़ को हम लिख सकते हैं बेटा 500 lakhs। तो ये कितना आ रहा है कॉस्ट? 10.60%। तो बेटा एक्चुअल में जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 10.60। बट हमारा जो सिंपल एवरेज मेथड है वो कितना दे रहा है? 10%। तो इसका मतलब अगर हम सिंपल एवरेज अप्लाई कर दें तो वहां से आंसर क्या आएगा? गलत आ जाएगा। तो हमें कॉस्ट निकालने के लिए बेटा सिंपल एवरेज अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो सर फिर हम क्या अप्लाई करेंगे? तो बेटा हम लोग अब अप्लाई करेंगे यहां पर वेटेड एवरेज मेथड। अब हम यहां से लगाएंगे बेटा वेटेड एवरेज मेथड। क्या इस मेथड से आंसर सही आ रहा है? जरा इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। वेटेड एवरेज मेथड कहता है आप सबसे पहले देखो आपने फंड कहां से रेज करा है, कौन कौन से सोर्सेज हैं आपके पास? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट। ये हमारा 10% है, ये 8% है। अमाउंट की अगर हम बात करें तो अगर हमें अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 2.5 करोड़ है, यहाँ पे 1.5 करोड़ है और यहाँ पे 1 करोड़ है। टोटल कितना आ गया? 5 करोड़। अब ये कह रहा है आप यहां से निकालो वेट, अमाउंट का वेट निकालो बेटा। कैसे निकालेंगे? तो इस 2.5 करोड़ को बेटा डिवाइड करो 5 करोड़ से, तो आपका ये आ जाएगा कितना? 50%। तो इसका मतलब जितना भी फंड रिक्वायर्ड था उसमें से हम इक्विटी वालों से कितना रेस कर रहे हैं? 50%। ये कितना आएगा बेटा? 30%। और ये आ जाएगा 20%। वेट का टोटल बेटा ऑलवेज क्या आएगा? 1 होगा। ये बता रहा है कि हमें जो 5 करोड़ रुपए चाहिए उसमें इक्विटी का कितना परसेंट है, प्रेफरेंस का कितना है और डेट का कितना है। अब बेटा कॉस्ट हमने निकाली हुई थी, इसकी कितनी थी? 12%, इसका 10%, इसकी 8%। तो बेटा आप यहां से कर दो वेट इनटू कॉस्ट। एक काम करना, मल्टीप्लाई करते समय परसेंटेज को बेटा हटा देना और परसेंटेज बाद में लगा देना क्योंकि यहां से हटाया भी था। तो ये आ जाएगा सीधा कितना? 6%, 3% और ये कितना आ रहा है? 1.6। तो देखो टोटल आ गया 10.60%। ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा हमारे? सर ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब जब भी हमारे को बेटा कॉस्ट निकालनी होगी तो बेटा हम अप्लाई क्या करेंगे? सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज मेथड। तो बेटा हम वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करके यहां से क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट निकाल लेंगे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना है? 10.60%। तो बेटा यहां से सीएमए ने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करी और इसे बता दिया कि रामलाल आप जो फंड रेज कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है? 10.60% और आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 10.10%। अब आप बताओ रामलाल, क्या आप इस रिटर्न से इस कॉस्ट को मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाओगे? नहीं। अगर पूरा नहीं करा तो ये लोग आपसे फंड वापसी ले लेंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बेटा अगर आपको बिजनेस चलाना है तो श्यामलाल एडवाइस दे रहा है रामलाल को कि अगर आपको बिजनेस चलाना है तो बिजनेस चलाने के लिए कम से कम तो इतना कमाना ही पड़ेगा। भले ही बेटा रामलाल को कुछ नहीं बचेगा बट उसका बिजनेस तो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करेगा। जब ग्रो करेगा फ्यूचर में रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ अर्निंग, तब इसको क्या होगा? रिटर्न मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा अगर इसको बिजनेस इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना है तो कम से कम इसको कितना कमाना पड़ेगा?
10.60%। और ये 10.60% क्या है बेटा? हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? वो मिनिमम रेट, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बेटा? वो मिनिमम रेट जो एक बिजनेस को किसी भी सिचुएशन में अर्न करना ही पड़ेगा। किस लिए? ताकि वो अपने अपने जो फंड प्रोवाइडर है उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बेटा? वो मिनिमम रेट जो हर एक बिजनेस को अर्न करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी प्रोवाइडर, फंड प्रोवाइडर। बेटा समझ में आई ये बात? बेटा किसी को डाउट है इसमें? आइए बेटा, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बेटा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मीनिंग समझाया बेटा, उससे डेफिनेशन क्या बनी हमारी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स minimum rate of return. Cost of capital means minimum rate of return which a firm must earn in order to satisfy the expectation of those who provided the fund to the company. It is also called as cut-off rate और hurdle rate. कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेटा दो नाम हो रहे हैं, कट ऑफ रेट एंड हर्डल रेट। यहां तक कोई डाउट बेटा? लिखिए बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्लियर हो गया कि वो मिनिमम रेट जो एक फर्म को कमाना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज हु प्रोवाइडेड द फंड टू द कंपनी है। अब बेटा ये निकालेंगे कैसे? ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो हमें रिक्वायर्ड है कमाना है, ये निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा बेटा? हमारे को कंप्यूटेशन। तो हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं बेटा किसका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। जैसे बेटा ये जो हमारा रिटर्न था 10.6%, ये 10.6% क्या है बेटा? हमारी कॉस्ट है और यही है हमारा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक कंपनी को कमाना पड़ेगा। तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न बोल दो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दो, बात क्या है बेटा? सेम ही है। तो बेटा अब हमारे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना कमाना है, इसकी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बेटा इसकी कैलकुलेशन में हमारे पास दो स्टेप है, स्टेप 1 और स्टेप 2। दो स्टेप बेटा, स्टेप 1 स्टेप 2, और ये दोनों स्टेप हम ऑलरेडी ऊपर अप्लाई कर चुके हैं। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पे हमारे रामलाल को फंड की रिक्वायरमेंट थी, हमने सजेशन दिया था फंड कहां से रेज कर लो? इक्विटी से, प्रेफरेंस से और डेट से। कितना अमाउंट होगा ये भी बता दिया बेटा। साथ साथ हमने हर एक सोर्स की कॉस्ट निकाली थी कि इक्विटी से पैसा लेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, प्रेफरेंस से पैसा लेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, डेट से पैसा लेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी। एक बात बताओ बेटा, डेट वालों का एक्सपेक्टेशन था कि वो 8% कम से कम रिटर्न चाहते हैं। तो बेटा अगर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करी मतलब उनको 8% दिया,
तो उनके लिए तो रिटर्न है, कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। तो यहाँ पे डिवेंचर की कॉस्ट है 8%, ऐसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन है 10%। जैसे ही उनको 10% दिया तो उनकी इनकम कंपनी के लिए कॉस्ट। सेम बेटा प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर के केस में इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन कितना है, 12%। अगर उनको एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी करी तो उनको 12% का पेमेंट करना पड़ेगा, उनके लिए रिटर्न होगी, कंपनी के लिए कॉस्ट होगी। तो बेटा पहले हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये कंपनी के क्या है बेटा, सोर्स ऑफ फाइनेंस है बेटा, जहां से कंपनी अपने रिक्वायर्ड फंड को क्या करती है, रेज कर लेती है। तो जहां से भी रेज करेगी बेटा उन सारे सोर्सेज को क्या बोलते हैं हम, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल देंगे बेटा यहां पर। सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो बेटा सबसे पहले हमारे को हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की क्या निकालनी पड़ेगी, सर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पहले हम इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट निकालेंगे और देर आफ्टर बेटा ओवरऑल कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या अप्लाई करा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दो स्टेप है बेटा, पहले हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की क्या निकालो, कॉस्ट निकालो। जब हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट आ गई फिर देन ओवरऑल कॉस्ट कंपनी को कितनी आएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा हमारे पास दो स्टेप आ गए यहां पे। पहला स्टेप कैलकुलेट करेंगे बेटा, यहां पे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ, calculate the cost of each source of finance, calculate the cost of each source of finance। second weighted average cost of capital, weighted average cost of capital, weighted average cost of capital। बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे बेटा वो 5 करोड़ के ऊपर ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही थी, 10.60%, और वो 10.60% कहां से निकाला था, वेटेड एवरेज से। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट बोल दो या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दो, बात एक ही है बेटा। यहां तक कोई डाउट बेटा? तो आपको बेटा मीनिंग मैंने बता दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर हमें निकालनी है तो बेटा हमारे पास दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सर हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट निकालेंगे, और सेकंड स्टेप में बेटा हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो बेटा ये फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है, ये फॉर्मेट आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। सोर्स अमाउंट और अमाउंट का वेट निकालेंगे, देन हर एक सोर्स की जो हमने ऊपर कॉस्ट निकाली होगी स्टेप 1 में वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वेट और कॉस्ट को, और टोटल जो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। तो बेटा हमारा जो स्टेप 2 था वो तो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। बेटा अब हमें क्या सीखना है यहाँ पर, स्टेप 1, और स्टेप 1 में हमें क्या सीखना है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। लिखिए बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होते हैं बेटा, सोर्स ऑफ फाइनेंस बेटा हमें हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले पता तो होना चाहिए कि हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, जब भी तो हर एक सोर्स की कॉस्ट निकालेंगे। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था एक कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, सर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट, और साथ साथ रिटेन्ड अर्निंग। बेटा रिटेन्ड अर्निंग, ये 4 ही सोर्स है बेटा जहां से कंपनी फंड को क्या करती है, रेस करती है, अरेंज करती है बेटा।
अब बेटा 4 सोर्स हैं तो चारों सोर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम सोर्स लेने जा रहे हैं डेट। सबसे पहला जो सोर्स है बेटा वो आ गया हमारे सामने, कौन सा, डेट। डेट बेटा, बेटा डेट जो है ना दो तरीके का होता है। डेट दो तरीके का है, एक है बेटा हमारा रिडीमेबल, और एक होगा बेटा हमारा इरिडीमेबल। बेटा हमारे एफएम के सिलेबस में इरिडीमेबल डेट को भी कंसीडर किया गया है, लेकिन हमारी कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया में कोई भी डेट या प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल इशू नहीं हो सकता। उसकी रिडम्पशन डेट तो क्या होगी, फिक्स होगी। बट हमारे एफएम के सिलेबस में इरिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को भी कवर अप किया गया है बेटा। तो बेटा हम तो एफएम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास इरिडीमेबल भी आएगा और रिडीमेबल भी आएगा। तो हमारे पास दो तरीके के डेट है, इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट बेटा। अब बेटा इरिडीमेबल डेट में क्या होगा, इरिडीमेबल डेट के केस में क्या होगा बेटा, सर रिडम्पशन तो होगा ही नहीं, कंपनी कभी भी अपने डिवेंचर को रिडीम नहीं करेगी। तो सर क्या होगा, अब ध्यान से देखना क्या क्या इफेक्ट आएगा। मान लो बेटा ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या करा बेटा, 10% डिवेंचर इशू करा, डेट इशू करा, और बता दिया वो डेट क्या है, इरिडीमेबल है, यानी उसका रिडम्पशन कभी भी नहीं होगा। और बेटा इस डेट का फेस वैल्यू है कितना, 100 रुपए। मान लो ये 100 रुपए वाला डिवेंचर कंपनी ने इशू कर दिया, इशू प्राइस कितने में बेटा, मान लो पार वैल्यू के ऊपर इशू कर दिया कितने में, 100 रुपए में। तो 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू भी कितने में करा बेटा, 100 रुपए में, और बता दिया पहले ही प्रोस्पेक्टस के अंदर कि ये कौन सा डिवेंचर है, इरिडीमेबल। मतलब कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी इस डिवेंचर को रिडीम नहीं करेगी। अब मान लो बेटा ये एक पर्सन है हमारा, ये हमारा एक पर्सन है रामलाल, ये एक पर्सन है हमारा बेटा रामलाल। रामलाल ने इस XYZ कंपनी का एक डिबेंचर परचेज कर लिया। रामलाल क्या कर रहा है, परचेज 1 डिबेंचर, कितने में करेगा बेटा, ₹8। कंपनी ने 100 रुपए वाला डिबेंचर कितने में बेच रही है, 100 रुपए में। तो रामलाल आया कंपनी के पास, 100 रुपए दिया, एक डिबेंचर लेकर चला गया। कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि डिबेंचर कौन सा है रामलाल, इरिडीमेबल। मतलब ये जो आप 100 रुपए हमें दे रहे हो ना, ये कंपनी कभी भी वापसी नहीं करेगी, ये वापसी कभी नहीं करेगी। तो रामलाल ने फिर भी खरीद लिया। अब बेटा रामलाल ने खरीद लिया, तो एक बात बताओ, डिबेंचर के ऊपर कंपनी हर साल 10% इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी, देगी। तो यानी रामलाल को बेटा हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट बेटा किसके ऊपर देते हैं, इशू प्राइस या फेस वैल्यू, सर फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो उसे हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो यस और नो, यस सर। सर उसको हर साल, अब हर साल जब तक रामलाल जिंदा है, और उसके बाद वो अपना डिवेंचर का जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिवेंचर सर्टिफिकेट, वो उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, उसको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इंटरेस्ट इनकम तो आती ही रहेगी। हमारी अगली पीढ़ी कमाए या ना कमाए, डिवेंचर से इनकम आती ही रहेगी बेटा। तो यहाँ पर कुछ फायदे भी होते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर के। जिनके पास हुज अमाउंट है वो खरीद लें एक बार इरिडीमेबल डिवेंचर, हर महीने या हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट इनकम मिलता रहेगा। तो रामलाल ने भी क्या करा बेटा, यहाँ पर इस कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया, और उसको पता है हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा कितने का, 10 रुपए का।
तो रामलाल ने देखा 10 रुपए, इसको यहाँ पर 10 रुपए का रिटर्न उसके पास आ रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इस 10 रुपए का इंटरेस्ट को कमाने के लिए बेटा उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है? 100 रुपए। तो रामलाल देख रहा है कि 100 रुपए इन्वेस्ट करके वो हर साल कितना कमा रहा है? 10 रुपए। तो बेटा उसका रिटर्न कितना है? 10%। रामलाल का रिटर्न 10% है, तो बेटा कंपनी का कॉस्ट कितना होगा? जोर से बोलो कितना होगा? सर 10%। सर कंपनी की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी? सर 10% होगी। लो बेटा गलत, गलत बेटा, आपकी सारी कैलकुलेशन क्या हो गई? गलत हो गई। बेटा अगर कोई ये पर्सन, ये जो बात आपने बोली कि सर रामलाल को अर्निंग हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है 10% का, तो कंपनी को कॉस्ट आएगी 10%। बेटा अगर ये कोई नॉन प्रोफेशनल बोलता ना तो मैं समझ लेता कि वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। बेटा आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, अब इस चीज को ध्यान से देखना कि जो रामलाल की रिटर्न है 10%, कंपनी को कॉस्ट 10% नहीं आएगी। कितनी आएगी उस चीज को बहुत ध्यान से देखना बेटा। मान लो बेटा डिबेंचर, ये जो रामलाल ने डिबेंचर खरीदा है, इस डिबेंचर को इशू करने से पहले दो सिचुएशन ले रहे हैं हम, बिफोर इशू द डिबेंचर, और एक सिचुएशन हम लेंगे बेटा आफ्टर इशू द डिबेंचर। मान लो बेटा पहले जब कंपनी ने डिबेंचर इशू नहीं करा था, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था बेटा 100 रुपए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 100 रुपए। कंपनी के ऊपर टैक्स लगता था बेटा 30%, तो कंपनी टैक्स कितना देती थी? 30 रुपीज। और कंपनी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना मिलता था? 70 रुपए का। लेकिन कंपनी ने जैसे ही बेटा डिबेंचर इशू करा और इस डिबेंचर के ऊपर बेटा ये इंटरेस्ट दिया 10 रुपए, तो ये इंटरेस्ट जब कंपनी देगी तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है या नहीं है? है। अब एक्सपेंस है तो कंपनी इसको उठाकर डालेगी बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में, मतलब डेबिट साइड में 10 रुपए लिख दिया, तो बेटा ये प्रॉफिट 10 रुपए से कम होगा या नहीं हो जाएगा? तो बेटा अब कंपनी को प्रॉफिट कितना बचा? 90 रुपीज। अब मोदी जी आए और टैक्स उन्होंने बोला 30%, आपने कितना दे दिया? 27 रुपए। तो बेटा यहां पर आपने भले ही इंटरेस्ट दिया था रामलाल को 10 रुपए, लेकिन इस रामलाल को इंटरेस्ट देने की वजह से आपको टैक्स में बेनिफिट कितने का मिल गया? 3 रुपए का। तो बेटा देखो ध्यान से, 10 रुपए आपने इंटरेस्ट दिए और 3 रुपए आपका टैक्स में बच भी गया, तो बेटा आपको नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आई? 7 रुपए की, क्योंकि वो 10 रुपए देने की वजह से 3 रुपए टैक्स में बचा भी। तो 10 रुपए का इंटरेस्ट दिया और उस इंटरेस्ट की वजह से 3 रुपए टैक्स में बच गए, तो बेटा आपको 3 रुपए बच गए 10 रुपए देने की वजह से, तो आपकी पॉकेट पे इफेक्ट कितना आया? 7 रुपए का। तो आपने कहा कि सर कंपनी को जो कॉस्ट है वो कितनी है? 7 रुपए। और कंपनी ने बेटा कितना पैसा कंपनी को डिबेंचर इशू करके मिला था? 100 रुपए। कंपनी इसी 100 रुपए को तो यूज कर रही थी बिजनेस के अंदर, तो बेटा ये पैसा इन जो इसने बिजनेस में लगाया है 100 रुपए, उसके ऊपर इसको कॉस्ट कितनी आ रही है? 7%। तो ये कॉस्ट कितनी आ गई बेटा? 7% की। तो बेटा जो कॉस्ट है कंपनी के लिए वो 7% है। भले ही रामलाल के लिए इंटरेस्ट इनकम, उसकी जो रिटर्न है वो कितनी है? 10%। तो रामलाल की रिटर्न 10% है, बट कंपनी की कॉस्ट 10% नहीं है। कितनी है बेटा? 7% है यहाँ पर। तो बेटा यहां पर हुआ क्या? यहां पर इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी को क्या मिल गया? सर टैक्स सेविंग मिल गई। इंटरेस्ट की वजह से बेटा कंपनी को क्या मिल गया? टैक्स सेविंग मिल गई। तो यानी ये जो कंपनी के लिए 7 रुपए कॉस्ट है बेटा, ये आफ्टर टैक्स सेविंग है या नहीं है? सर टैक्स सेविंग है, क्योंकि 10 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट करा, 3 रुपए का टैक्स बच भी गया, तो बेटा हमने नेट देखा कि नेट हमारे को इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आई? तो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब नेट ऑफ टैक्स सेविंग आफ्टर टैक्स सेविंग कितनी? 7 रुपए बेटा।
अब बेटा अगर मेरे को आफ्टर टैक्स कोई भी चीज निकालनी हो तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ भी निकालना है तो एक फार्मूला बताया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मल्टीप्लाई करो 1 माइनस टैक्स रेट से। याद है ये फार्मूला? अब देखो सेम चीज यहाँ पे बेटा, ये जो इंटरेस्ट है 10 रुपए का, ये 10 रुपए का इंटरेस्ट क्या है, आफ्टर टैक्स है या बिफोर टैक्स है? बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स लिख दिया, एनुअल इंटरेस्ट बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो देखो अभी भी इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स आ गई 7 रुपए। तो आपने इस 7 रुपए को यहाँ पे डिवाइड करा और ये 7 रुपए निकालने का तरीका क्या बन गया बेटा? सर ये 7 रुपए निकालने का तरीका बन रहा है, ये था हमारा एनुअल इंटरेस्ट। सर इस एनुअल इंटरेस्ट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टैक्स रेट से। तो बेटा यहां से कंपनी को जो कॉस्ट आई, बेटा कॉस्ट ऑफ डेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं केडी से। के का मतलब कॉस्ट, डी का मतलब डेट, केडी से डिनोट करेंगे। तो बेटा हमने लिखा है यहां पर कॉस्ट थी 7 रुपए की कॉस्ट है, 100 रुपए हमारे को मिला था, तो कॉस्ट कितनी आ रही थी? 7%। और ये 7 कैसे निकाला था हमने? तो सर हमने एनुअल इंटरेस्ट को अगर मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस टैक्स रेट से तो बेटा ये 7 रुपए निकल कर आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। डिवाइड में बेटा हमने क्या लिया था? सर नेट प्रोसीड की कंपनी को कितना पैसा मिला यूज करने के लिए बिजनेस में, और सर रिटर्न परसेंटेज में निकालनी है तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 100। तो लो बेटा हमारा इररिडीमेबल के केस में, इररिडीमेबल के केस में बेटा कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। क्या इस फार्मूले के डेरिवेशन में किसी को डाउट है बेटा? नहीं सर। तो बेटा इररिडीमेबल के केस में, इररिडीमेबल के केस में क्या होगा बेटा? देखो ध्यान से, कंपनी हर साल रामलाल को 10 रुपए का इंटरेस्ट देगी और इस 10 रुपए के इंटरेस्ट के ऊपर हर साल कंपनी को 3 रुपए का क्या मिलेगा? टैक्स सेविंग। और कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी इररिडीमेबल डेट का रिडम्पशन नहीं करेगी। समझ में आया बेटा? तो अब आपने यहां से जो नोट बनाया है, डेट, डेट के दो पार्ट रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल के नीचे अब लिखना स्टार्ट करें बेटा, यहीं पे इसी के नीचे पॉइंट बनाकर लिखें आप। फर्स्ट पॉइंट, कंपनी विल पे, कंपनी विल पे, कंपनी विल पे इंटरेस्ट on irredeemable debenture, on irredeemable debt on annual basis, on annual basis, on annual basis। इरिडीमेबल डेट के ऊपर बेटा कंपनी क्या करेगी? एनुअल बेसिस के ऊपर क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। साथ साथ कंपनी को क्या मिलेगा बेटा उस इंटरेस्ट के ऊपर? टैक्स सेविंग। तो कंपनी विल रिसीव टैक्स सेविंग ऑब्लिक, इसी को बोल देंगे बेटा टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और इसी का एक और नाम है बेटा टैक्स शील्ड। टैक्स सेविंग बोल दो, टैक्स बेनिफिट बोल दो, टैक्स शील्ड बोल दो, बात एक ही है। तो बेटा कंपनी इरिडीमेबल डेट के ऊपर हर साल इंटरेस्ट देगी और उस इंटरेस्ट के ऊपर उसको क्या मिलेगा? टैक्स बेनिफिट मिलेगा, टैक्स सेविंग मिलेगी। साथ साथ कंपनी विल नेवर रिडीम, कंपनी विल नेवर रिडीम company will never redeem the debt during the life of the company, during the life of the company। जब तक कंपनी जिंदा है बेटा तब तक तो इरिडीमेबल डेट का रिडम्पशन नहीं होगा। तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी कभी भी वो कंपनी अपने इरिडीमेबल डेट का रिडम्पशन नहीं करेगी।
अब बेटा यहां पर केडी निकालने का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? सर हमारे पास फॉर्मूला बना एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सर टैक्स रेट डिवाइडेड बाय सर नेट प्रोसीड इंटू 100 बेटा डिवाइड में नेट प्रोसीड क्यों लिया? क्योंकि बेटा डिवेंचर इशू करके कंपनी के पास पैसा कितना आया? 100 रुपए। वही तो 100 रुपए कंपनी बिजनेस में यूज करेगी और दूसरे का पैसा बिजनेस में यूज कर रहे हो, दूसरे का पैसा लेके अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो बेटा उस पैसे के ऊपर दूसरे वाले पर्सन को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सिंपली बेटा आप ऐसे समझो, अगर हम बैंक से लोन ले ले 100 रुपए का, तो बैंक से 100 रुपए लोन लिया, हमारे पास कितना पैसा आया बैंक का? 100 रुपए। अब हम उस 100 रुपए को अपनी मनमर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं, तो हमारे को बैंक से लोन लेने पे नेट प्रोसीड कितना आया? 100 रुपए। उस पैसे को यूज करने के बदले बैंक को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेटा इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और उस इंटरेस्ट के ऊपर हमें क्या मिल जाएगा? टैक्स सेविंग। तो बेटा जब हम कॉस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट, तो कैसे निकलेगी? एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। क्योंकि दूसरे का पैसा, बैंक का पैसा लेकर हमने क्या करा है? यूज करा है। तो दूसरे का पैसा यूज करने के बदले उसको जो भी पेमेंट करेंगे वो क्या है? हमारी कॉस्ट है बेटा यहां पर। इसलिए डिवाइड में हमने क्या लिया बेटा? यहां पर नेट प्रोसीड ले लिया। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? चलिए, किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया डेट दो तरीके के होते हैं बेटा, एक इरिडीमेबल और अब दूसरा आ गया बेटा हमारे पास रिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस कर लिया और आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। तो आइए बेटा रिडीमेबल डेट के ऊपर। रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा। ये कंपनी है XYZ लिमिटेड और इस कंपनी ने क्या करा बेटा? 10% डिवेंचर इशू कर दिया और ये डिवेंचर इस बार है बेटा कौन सा? रिडीमेबल। तो कंपनी कह रही है ये रिडीमेबल होगा आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर किस पर होगा बेटा? तो कंपनी ने बोल दिया एट प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10% प्रीमियम पर होगा। साथ साथ जो डिवेंचर इशू करा बेटा उसका फेस वैल्यू था 100 रुपए और कंपनी ने इसको मान लो इशू भी कर दिया 100 रुपए वाला डिवेंचर। कितने में? 100 रुपए में। तो बेटा जब 100 रुपए वाला डिवेंचर 100 में इशू हुआ तो इशू करके कंपनी के पास नेट प्रोसीड कितनी आई? सर 100 रुपए। कंपनी के पास कितनी आएगी? 100 रुपए आएगी। अब ये एक पर्सन है बेटा रामलाल, रामलाल ने क्या करा बेटा? रामलाल क्या कर रहा है बेटा? परचेज कर रहा है, यहां पर परचेज कर रहा है एक डिबेंचर यहां पर एट रुपी कितने में बेटा? 100 रुपए में। 100 रुपए में बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको परचेज करने के बाद ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, हर साल इसको क्या मिलेगा? सर 10 रुपए का क्या मिलेगा बेटा? सर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब एक तो कंपनी रिडीमेबल डिवेंचर के ऊपर भी क्या पे करेगी बेटा? सर इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी इसको उठाकर पीएनएल में डेबिट साइड में ले जाएगी। डेबिट साइड में दिखाने से प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस्ड प्रॉफिट के ऊपर टैक्स की क्या मिल जाएगी? सेविंग मिल जाएगी। तो यहां पर भी कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी और साथ साथ कंपनी को टैक्स सेविंग भी मिलेगा। लेकिन ईयर एंड के ऊपर, 5th ईयर एंड के ऊपर, लास्ट ईयर एंड के ऊपर
बेटा जब कंपनी रिडम्पशन करेगी तो प्रीमियम की कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि देखो 5 साल के बाद कंपनी रिडम्पशन किस पे कर रही है, प्रीमियम पे। तो रामलाल को बेटा रिडम्पशन के ऊपर, रिडम्पशन के टाइम पर बेटा कितना पैसा मिलेगा सर, 100 रुपए की जगह अब उसको कितना मिलेगा, 110 रुपए। तो कंपनी ने लास्ट ईयर में इंटरेस्ट का पेमेंट करा और साथ साथ इंटरेस्ट का पेमेंट करने के बाद जब अपने डेट को रिडीम करा तो 10 रुपए का बेटा क्या देना पड़ा, प्रीमियम। तो ये प्रीमियम फर्स्ट ईयर में भी नहीं गया, सेकंड ईयर में नहीं गया, थर्ड ईयर में नहीं गया, फोर्थ ईयर में नहीं गया, कब पेमेंट हुआ, फिफ्थ ईयर एंड के ऊपर। अब बेटा यहां से हमें कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है किसकी बेटा, यहां पर सर कॉस्ट निकालनी है रिडीमेबल डेट की। तो बेटा पहला तो वही है, कंपनी एनुअल इंटरेस्ट देगी और उस इंटरेस्ट के ऊपर क्या मिलेगा बेटा, टैक्स सेविंग। तो कंपनी को जो कॉस्ट आएगी इंटरेस्ट कॉस्ट, वो क्या हो जाएगी, नेट ऑफ टैक्स सेविंग होगी। जैसे अभी ऊपर बताया था 7%, 10% का इंटरेस्ट दिया था 10 रुपए का। कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है बेटा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस P&L अकाउंट में जाएगा, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा, सर रिड्यूस हो जाएगा। प्रॉफिट के रिड्यूस होने से क्या मिल जाएगा, टैक्स सेविंग। तो कंपनी को 10 रुपए की कॉस्ट नहीं आएगी, कितनी आएगी, 7 रुपए की कॉस्ट आएगी। और 7 रुपए कैसे निकाला था, तो ऊपर फार्मूला ड्राइव हुआ था, एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अब ये तो बेटा इंटरेस्ट की कॉस्ट हो गई। यहां पर ये जो कॉस्ट है बेटा हमने जो डिस्कस करी है, ये है किसकी, यहां पर एनुअल कॉस्ट है और किसकी, इंटरेस्ट की। सर ये वाला पार्ट तो हो गया। बेटा कंपनी ने प्रीमियम पे कर दिया, प्रीमियम भी कंपनी के लिए कॉस्ट है या नहीं है, सर कॉस्ट है, क्योंकि प्रीमियम भी उठाकर बेटा हम डेबिट करते हैं कहां पर, P&L अकाउंट के अंदर। फंड फ्लो में देखा भी था, प्रीमियम ऑन डिवेंचर के जब रिडम्पशन कर रहे थे प्रेफरेंस शेयर का, तो कहां जा रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये भी कॉस्ट है। अब बेटा ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट कितनी है हमारी, सर 10 रुपए। ये 10 रुपए कैसे निकाला था, तो सर ये था हमारा रिडीमेबल वैल्यू और ये था जो कंपनी को नेट प्रोसीड मिला था। तो रिडीमेबल वैल्यू में से कंपनी ने क्या कर दिया था, नेट प्रोसीड को माइनस कर दिया। तो सर ये 10 रुपए का हमारा प्रीमियम निकल कर आया या नहीं आया, आया। कंपनी के लिए ये भी कॉस्ट है। तो कंपनी को टोटल कॉस्ट इस डेट की दो आ रही है, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट और दूसरा प्रीमियम कॉस्ट। प्रीमियम कॉस्ट कैसे निकाला, तो सर रिडीमेबल वैल्यू में से नेट प्रोसीड क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहां पर सर हमने कॉस्ट लिखा रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाली कॉस्ट तो क्या है हमारी, एनुअल। बट ये जो हमने 10 रुपए का यहां पर प्रीमियम का कॉस्ट कंपनी बियर कर रही है, क्या ये एनुअली कर रही है, नहीं सर। सर ये तो कॉस्ट है, सर ये कॉस्ट है जब डिबेंचर आज इशू हुआ है वहां से लेके सर जब 5वें साल एंड के ऊपर रिडीम होगा, तो सर ये पूरे इस 5 साल की कॉस्ट है, कितनी, 10 रुपए। तो ये 10 रुपए एक साल की कॉस्ट नहीं है। क्या कंपनी को हर साल देना है प्रीमियम, नहीं। कंपनी प्रीमियम कब देगी, एट द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ ऑफ द डिबेंचर। तो लाइफ 5 साल है, तो पैसा आज लोगे 100 रुपए, 110 रुपए कब दोगे, 5 साल के बाद। तो ये 5 साल में कंपनी को पैसा जो यूज करा डिवेंचर होल्डर का, उसके ऊपर प्रीमियम देना पड़ा 10 रुपए। ये कॉस्ट 1 साल की है या 5 साल की है, 5 साल की है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पहले वाली कॉस्ट क्या लिया है, एनुअल। और बेटा अगर इसमें मुझे ऐड करनी है दूसरी कॉस्ट, तो वो भी क्या होनी चाहिए, एनुअल होनी चाहिए। ये कॉस्ट थी 5 साल की, अगर मैं डिबेंचर की लाइफ जो कि 5 साल है उससे डिवाइड कर दूं, तो ये भी एनुअल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, सर ये भी एनुअल हो गई। तो कंपनी को टोटल कॉस्ट एनुअल आएगा बेटा कितना, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट और एक पार्ट आएगा किसका, एनुअल प्रीमियम कॉस्ट का। कंपनी को ये दोनों कॉस्ट बियर करनी है बेटा। अब कंपनी बियर किस पे करे, यहां पर दो ऑप्शन है बेटा, एक तो ये हमारा नेट प्रोसीड कितना है, 100 रुपए, और रिडीमेबल वैल्यू कितना है,
110 रुपए। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप क्या करो, नेट प्रोसीड लो डिनोमिनेटर में। अब कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करें, उन्होंने आकर बोला कि आप ये बताओ कि अगर आप बैंक से लोन लेते हो, आपने लेट से बेटा बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का, और बैंक आपसे हर साल 10% इंटरेस्ट ले रहा है, कितना, 10,000 रुपए। तो आपने क्या करा, आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर लोन ले लिया, कितना, 1 लाख रुपए का। तो ईयर एंड पे आपने 10,000 दे दिए, ईयर 2 पे भी 10,000 दिए, 3 में भी 10,000 दिए, 4 में भी दिए, 5वें साल भी 10,000 का पेमेंट करा, और आप 5वें साल के एंड पे ही चाहते हो कि हम क्या कर दे, लोन का रीपेमेंट। तो बेटा रीपेमेंट कितना करोगे, 1 लाख बैंक को जाकर, या 1,10,000? बैंक को कितना दोगे, 1 लाख दोगे या 1,10,000? सर बैंक से तो लोन 1 लाख का लिया है ना, तो सर इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो चुकाते गए हर साल। जब हमें अपना कैपिटल अमाउंट उतारना होगा तो बैंक को कितना देंगे, 1 लाख रुपए। क्या बैंक को आप 1,10,000 दे के आ जाओगे? जब लोन ही 1 लाख का लिया है तो रीपेमेंट भी कितना होगा, 1 लाख का। तो कुछ लोगों ने आके बोला कि अगर आपने डिबेंचर होल्डर से एक तरह से लोन लिया था, और आप कह रहे हो वो लोन से हमें पैसा कितना मिला, 100 रुपए का लोन, तो अगर 100 रुपए का लोन था तो आप रीपेमेंट में 110 रुपए क्यों दे रहे हो? जैसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन था, तो आप रीपेमेंट 1 लाख का करोगे, 1,10,000 का? तो आपने कहा सर 1 लाख रुपए का। तो जब 1 लाख का लोन लिया है तो पेमेंट 1,10,000 क्यों? भाई हर साल क्या इंटरेस्ट दिया या नहीं दिया? दिया ना। दूसरे के पैसा यूज करने के बदले उसे इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट देने के बावजूद भी ये एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्या आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है? नहीं। तो बैंक से अगर बेटा हम लोन लेंगे 1 लाख रुपए का, तो जब तक हम बैंक को लोन नहीं चुकाएंगे बैंक इंटरेस्ट लेगा। जब लोन चुकाने जाएंगे तो बैंक कहेगा लोन का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। तो आप कितना पैसा चुकाओगे, 1 लाख रुपए। क्या आप 1,10,000 दोगे? नहीं। आपसे वही लोग पूछ रहे हैं कि आपने डिबेंचर होल्डर से लोन लिया था, हर साल इंटरेस्ट देते चले गए, तो एंड पे आपको देना कितना चाहिए था, 100 रुपए। आपने 110 रुपए क्यों दिया? वो लोग बोले कि आप लोगों ने झूठ बोला, आपने एक्चुअल में लोन आपने एक्चुअल में 100 रुपए का नहीं लिया था। कितने का लिया होगा, 110 का, क्योंकि जितने का लोन होता है बैंक अपना सारा लोन आपसे वसूल करेगा। अगर 110 रुपए का लोन है तो बैंक रिकवरी भी कितनी करेगा, 110 रुपए की। तो कुछ लोगों ने कहा आपने जब लोन लिया था 110 रुपए का, तो आपके पास पैसा आया था कितना, 110 रुपए। तो आपको डिवाइड किससे करना चाहिए, 110 रुपए मतलब रिडीमेबल वैल्यू से। तो कुछ लोग बोल रहे हैं आप डिवाइड किससे करो, रिडीमेबल वैल्यू से, और कुछ लोग बोल रहे हैं किससे करो, नेट प्रोसीड से। अब लड़ाई झगड़ा हो गया लोगों के बीच में, तो बेटा हमारे को मैथमेटिक कहता है दोनों का क्या कर देंगे हम, एवरेज। तो दोनों का एवरेज ले लिया। अब हम कॉस्ट निकालेंगे परसेंटेज में, तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो बेटा यहां से केडी निकालने का फार्मूला क्या बना, एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। क्या बेटा इस फार्मूले के डेरिवेशन में कोई दिक्कत परेशानी, क्या दिक्कत परेशानी बेटा? नहीं सर। तो बेटा यहाँ पर रिडीमेबल के केस में क्या होगा, एक तो कंपनी हर साल इंटरेस्ट देगी, और उस इंटरेस्ट पे हर साल क्या मिलेगा, टैक्स सेविंग। फिर रिडम्पशन के टाइम पे रिडम्पशन पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। और साथ साथ फार्मूला क्या बनेगा वो आपके सामने है। क्या यहां तक कोई डाउट बेटा, बोलो कोई डाउट, लिखिए इसके बारे में। आपने 2 एरो बनाए थे, एक के नीचे आपने ये लिखा था, ये आपने लिखा था इरिडीमेबल के नीचे। अब आप रिडीमेबल के नीचे आ जाओ बेटा, यहाँ पे
आपके पास स्पेस है या नहीं है? अगर आपको 2 एरो बनवाए थे ना बेटा मैंने ऊपर, ये रहा, तो रिडीमेबल वाले साइड के नीचे उसकी बातें लिखनी थी, और अब ये इरिडीमेबल वाले के नीचे इसकी थी, रिडीमेबल वाले के नीचे की बातें। तो बेटा इसके नीचे लिखो, रिडीमेबल के नीचे लिखना है यहां पर रिडीमेबल डेट। इसके नीचे बेटा पहला, कंपनी क्या देगी बेटा इसके ऊपर भी, सर रिडीमेबल हो या इरिडीमेबल हो इंटरेस्ट तो देगी। तो कंपनी क्या करेगी बेटा, कंपनी विल पे एनुअल इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल डेट, ऑन रिडीमेबल डेट। साथ साथ उस इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी को क्या मिलेगा बेटा, टैक्स बेनिफिट। तो कंपनी विल रिसीव टैक्स सेविंग बोल दो, टैक्स बेनिफिट बोल दो, या फिर टैक्स शील्ड बोल दो, बात एक ही है बेटा। साथ साथ इस बार कंपनी क्या करेगी बेटा, सर अब कंपनी अपने ही डेट को क्या करेगी, रिडीम करेगी। तो कंपनी विल रिडीम द डेट at the expiry of the life, at the expiry of life of debt. Redemption may be at, redemption may be at, हो सकता है बेटा पार और प्रीमियम, पार और प्रीमियम। फिर यहां से बेटा केडी निकालने का फार्मूला क्या आएगा, सर फार्मूला बनेगा एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय लाइफ होल डिवाइडेड बाय सर रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। लीजिए बेटा ये फार्मूला आ गया हमारे पास। क्या यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बेटा किसी को?